हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर करने वाले हैं। एज यूजुअल हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके अंदर एनटीए का कराया हुआ 2026 के रीनीट से लेके 2019 तक का सारा पीवाईक्यू मार्क्ड है। अब तुम सोचोगे कि ये वाला जो चैप्टर है, ये जो शुरू का पार्ट है, जो टिश्यूज़ है, ये तो नए एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन पुराने एनसीईआरटी में ये जो है ज़रूर मैंशनड है। और ऊपर से एक बात यह है कि 2024 में जो रीनीट हुआ था, रीनीट यानी कि कुछ लोगों का री एग्जामिनेशन हुआ था, उसके अंदर फिर भी यहाँ से जो है क्वेश्चंस जो है पूछ लिया गया था। तो भले ही ये नए एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम लोग ऑन द सेफ साइड रहने के लिए इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है एनसीईआरटी का, ये सब तो तुमको मिल ही जाएगा। और बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा तो पिन कमेंट्स या फिर जो डिस्क्रिप्शन होता है वो चेक कर ही लेना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप इसके पहले वाले चैप्टर में बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स से मुलाकात किए, बोथ यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी हम लोग देखे और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी देखे। ऑफ द एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हम लोग देखे। हम लोग याद है ना, प्रोटिस्टा से स्टार्ट किए थे, फिर हम लोग कॉर्डेटा तक गए थे, पूरा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक देखे। In unicellular organisms, all the functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सारा फंक्शन जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। तुमको याद होगा जब हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा रहे होंगे, हम तुमको लिखा बताए थे कि दो क्राइटेरिया होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का। पहला होता है दे कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जैसे कि हम तुमको वहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए थे, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। दूसरा क्या था, दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना। तो तुम अगर चैप्टर को रिलेट करो, तुमको समझ में आएगा कि वो चीज़ यहाँ पर क्यों मैंशनड है। आगे बढ़े तो लिखा हुआ है, इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स बॉडी का बात करें, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का जो कि मल्टी सेल्यूलर होता है, तो उसके अंदर जो नॉर्मल बेसिक फंक्शंस होता है, वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उसको कैरी आउट करता है, एंड इन व्हाट, एंड इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कैरी आउट करता है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में। The body of a simple organism like Hydra is made up of different types of cells. अगर हम लोग हाइड्रा का भी बॉडी देखें, जो कि ये क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, वो भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना है। एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड। हर एक टाइप का जो सेल्स होता है उसका नंबर थाउजेंड में जा सकता। तो क्या लिखा है, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी जो होता है वो बिलियंस ऑफ सेल्स का बना होता है। टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बहुत सारा सेल्स होता है। हाउ डू दीज सेल्स इन अ बॉडी वर्क टुगेदर, ये सारा सेल्स बॉडी में एक साथ कैसे काम कर लेता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, in multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function। यानी एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होगा और उसके साथ जो बीच में उसके इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, वो मिलके क्या करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। ये जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाए सारे सेल्स का, इसको हम लोग टिश्यूज का नाम दिए। अब लिखा है, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, यू विल बी सरप्राइज, तुम सरप्राइज हो जाओगे जान के कि सारा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो होता है कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। सारे ऑर्गेनिज्म में बेसिकली सिर्फ 4 तरह का टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होता है। These tissues are organized in specific proportions and patterns। यानी ये सारा जो टिश्यूज है वो एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, यानी एक स्पेसिफिक रेशियो में होगा ऑर्गेनाइज, और स्पेसिफिक पैटर्न में ऑर्गेनाइज होगा, टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। यानी ये सारा टिश्यूज अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज होगा और अलग अलग तरह का ऑर्गन्स जो है वो बना लेगा। When two or more organs perform a common function by a physical or chemical interaction, यानी अगर दो या दो से जो ज़्यादा ऑर्गन्स है वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कैसे, अगर मतलब कोई फिजिकल किस्म का या फिर केमिकल किस्म का अगर बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दे टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। उनको मिला के हम लोग ऑर्गन सिस्टम का नाम देंगे। ऑर्गन सिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या हो गया, एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा, बहुत सारा सिस्टम्स आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो सेल्स, tissues, organs, and organ system split up the work in a way that exhibits a division of labor
यानी कि ये सारा जो होता है सेल्स हो गया, टिश्यूज़ हो गया, ऑर्गन्स हो गया, वो मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बन गया। एक तरीका से काम को बाँट लेता है, स्प्लिट अप द वर्क इन सच अ वे दैट एग्ज़िबिट्स अ डिवीज़न ऑफ लेबर। अब तुम बोलोगे ये डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है? इसको अगर छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से तुम समझो कि मान लो तुमको 10 साइकिल बनाना है और तुम लोग 10 दोस्त हो। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि हर एक दोस्त हर एक साइकिल बना ले। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि हर एक दोस्त को एक स्पेसिफिक काम दे दिया जाए कि तुम सिर्फ हैंडल्स बनाओगे, तुम सिर्फ सीट्स बनाओगे, तुम सिर्फ टायर्स बनाओगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हम लोग एक तरीका का डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, काफ़ी चीज़ जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड वे में बनने लग जाता है और काफ़ी एफिशिएंटली बनता है। क्योंकि हर एक दोस्त को देखोगे जब वो सीट बना रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, उसका स्पीड काफ़ी बढ़ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब समझने लगता है कि सीट्स जो होता है वो कैसे बनता है, ठीक है? वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। तो काफ़ी जो होता है काफ़ी कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क होता है डिवीजन ऑफ लेबर में। इस चीज़ से तुम समझ गए हो। एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। तो ये सर्वाइवल ऑफ द बॉडी में एज अ होल कंट्रीब्यूट करता है डिवीजन ऑफ लेबर। अब आते हैं एनिमल टिश्यूज में। तो तुम यहाँ पर छोटा सा हम शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, ये भी पढ़ी गई क्या? जैसे हाइड्रा होता है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, तो सिमिलर सेल्स और उसके बीच का जो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस है वो मिलके क्या बन गया, टिश्यूज बन गया। और टिश्यूज जो होता है वो डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये सारा होता है, सेल्स होता है, टिश्यूज होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। ये डिवीजन ऑफ लेबर में कंट्रीब्यूट करता है। और ऑर्गन्स जो होता है उसके बीच का जो फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन होता है उससे ऑर्गन सिस्टम्स बन जाता है। तो काफ़ी रिकैप हो गया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वैरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ये वाला चीज़ जो है सेल यूनिट ऑफ लाइफ में भी लिखा था कि जो स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग वैरी कर जाता है। Therefore, the tissues are different and are broadly classified into 4 types। तो इसलिए जो टिश्यूज होता है वो अलग अलग तरीका का होता है, और अगर उसको ब्रॉडली देखा जाए मतलब मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो उसको हम लोग 4 तरीका से जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया एपिथेलियल, मतलब नाम ही से समझ में आ रहा है कुछ सरफेस लेवल का चीज़ है, मतलब कुछ ऊपर सतह में प्रेजेंट होगा ये चीज़। दूसरा हो गया कनेक्टिव, ये भी नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ कनेक्शन या कोई मतलब कनेक्टिविटी का काम करेगा। तीसरा तो हम लोग जानते हैं मस्क्यूलर, यानी मसल्स का कुछ काम आएगा, मस्क्यूलर टिश्यूज। और न्यूरल तो समझ में आ रहा है कि कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टिश्यू है। तो 4 तरह का जो है टिश्यूज हो गया, कुछ स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस और पैटर्न्स में अरेंज करके उसको ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू में और न्यूरल टिश्यू में। इसके अंदर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, इसका मीजोडर्मल ऑरिजिन होता है, मस्कुलर टिश्यू का भी मीजोडर्मल ऑरिजिन होता है। लेकिन ये जो न्यूरल टिश्यूज होता है इसका एक्टोडर्मल ऑरिजिन होता है। अब आगे बढ़े हम लोग, तो हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज को पढ़ते हैं, ठीक है? इसके अंदर देखो बहुत किस्म का खिचड़ी बना के लिखा हुआ है, बहुत खिचड़ी है, ठीक है? लेकिन ये जो शॉर्ट नोट्स तुम मेरा पढ़ोगे ना, और ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का, तुम अगर इसको जूम भी करो तो काफ़ी मतलब क्वालिटी क्लियर हो जाता है अगर तुम पीडीएफ से भी पढ़ाई करोगे तो एग्जाम टाइम में जल्दी जल्दी पीडीएफ देख लेना, ये सब जल्दी जल्दी देख लेना, तो काफ़ी अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा। तो एपिथेलियल टिश्यू का बात करें तो उसमें लिखा हुआ है वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियम टिश्यू एज एपिथेलियम। तो हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को शॉर्ट में एपिथेलियम का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर प्लूरल का बात करें यानी एक से ज़्यादा का बात करें तो हम लोग उसको एपिथीलिया बोलेंगे। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस ईदर द बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट। ये जो होता है क्या बोलते हैं, ये जो टिश्यू होता है इसके पास एक फ्री सरफेस होता है, ठीक है? और फ्री सरफेस है तो वो या तो इधर बॉडी फ्लूइड यानी इधर बॉडी फ्लूइड को फेस करता रहेगा, या आउटसाइड द एनवायरनमेंट यानी आउटसाइड का जो एनवायरनमेंट है उसको फेस करता रहेगा। एंड थस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग, इसीलिए वो एक तरीका का कवरिंग या फिर लाइनिंग जो होता है बना देगा फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कुछ कुछ बॉडी पार्ट में जो है ये एक तरह का कवरिंग या फिर लाइनिंग का जो है काम करेगा। एंड थस प्रोवाइड्स, हाँ ये तो हो गया। द सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। तो याद रहे ये जो सेल्स होता है एपिथेलियम का, ये कंपैक्टली पैक्ड होता है और इसके पास जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही कम इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इंटरसेल्यूलर मतलब क्या, बहुत सारे सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स होगा उसको इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बोलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। 2 तरह का एपिथेलियल टिश्यूज होता है, नेमली सिंपल एपिथेलियम, ये एक हो गया सिंपल एपिथेलियम, एंड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है? सिंपल का मतलब ही होता है सिंपल सा होगा, कंपाउंड का मतलब होता है थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का चीज होगा। आगे बढ़े तो लिखा है सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। यानी कि सिंपल एपिथेलियम जो होता है उसके पास एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है मौजूद होगा, एंड फंक्शंस एज लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, जब सिंगल लेयर है तो याद रखो क्या होगा, एक तरह का लाइनिंग करेगा बॉडी कैविटीज में,
डक्ट्स में और ट्यूब्स में, मतलब कि ऐसा कुछ कैविटी विविटी टाइप का कुछ ट्यूब्स या डक्ट्स टाइप का कोई चीज़ होगा, तो उसका जो लाइनिंग का काम करता होगा वो सिंपल एपिथीलियम जो है वो करता होगा। द कंपाउंड एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स। तो ये कंपाउंड एपिथीलियम जो है उसके पास दो या उससे ज़्यादा जो है सेल लेयर्स होगा। एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शंस, मतलब कि उसका जो फंक्शन होगा वो कुछ प्रोटेक्टिव, मतलब प्रोटेक्शन वगैरह का काम करता रहेगा। एज इट डज इन आवर स्किन, मतलब जैसे स्किन में कैसा होता है, हम लोग का आउटसाइड वाले इन्वायरमेंट से, डस्ट से और बहुत सारे टेम्परेचर ये सब से हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो जो होता है वो कंपाउंड एपिथीलियम ही होता है। तो तुमको ये चीज़ समझ में आ गया कि अब आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, या पहले इसको देख लिया जाए? चलो पहले इसको देख लेते हैं। तो सिंपल एपिथेलियम क्या हो गया? सिंगल लेयर का हो गया, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज एंड डक्ट्स एंड ट्यूब्स में प्रेजेंट प्रेजेंट होगा। कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो दो या उससे ज़्यादा लेयर होगा। उसका जो रोल होता है वो बहुत कम होता है सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ये जो चीज़ है ये आगे का चीज़ है, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम उसको बताएंगे। पहले हम लोग सिंपल एपिथेलियम को जो है अच्छे से निपटा देते हैं। पहले तुम ये देख लो कि फ्री सरफेस होता है जो कि फेस करेगा बॉडी फ्लूइड या आउटसाइड को, कवरिंग या लाइनिंग का काम करेगा, कंपैक्टली पैक्ड होता है और लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होता है उसके पास। एपिथेलियम जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक सिंपल एपिथेलियम, एक कंपाउंड एपिथेलियम। अब ये जो सिंपल एपिथेलियम है इसके पास भी तीन पार्ट्स आ जाता है, एक हो गया स्क्वामस एपिथेलियम, एक हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक हो गया कॉलमनर एपिथेलियम। अब इन सारा का जो ये जो तीन ही पार्ट्स होता है, ठीक है ना, तुम सोचे कि ये भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली ये तीन पार्ट्स होता है और ये जो सारा चीज़ है, ये तीन चीज़, ये एक तरीका का मॉडिफिकेशंस होता है। तो अगर हम लोग देखें तो होता है एक ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है, एक होता है सीलिएटेड एपिथेलियम, नाम से समझ में आया था कुछ सीलिया वगैरह प्रेजेंट होगा, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी कुछ ग्लैंड टाइप का होगा। अब इसके अंदर हम ये लिखे हैं कि ये जो ब्रश बॉर्डर होता है ये क्यूबॉइडल टाइप का भी होता है, ये कॉलमनर भी होता है। सिलिएटेड भी क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है, ये भी क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है, ठीक है। ये जो स्क्वामस है ये नहीं होता, क्योंकि ये खुद इतना फ्लैट एंड चपटा चपटा सेल होता है कि इसके अंदर क्या ही मॉडिफिकेशन होगा। तो आज वापस थ्योरी पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल्स, अगर हम लोग स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस का बात करें तो सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तो यानी जो सिंपल एपिथेलियम है उसको तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, एक हो गया स्क्वामस एपिथेलियम, एक हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक हो गया कॉलमनर एपिथेलियम। तो आज जो पहले हम लोग फोटो देख लेते हैं, नाम से क्या समझ में आता है कि ये जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है ये एक तरह का फ्लैट एंड सेल्स होता है, यानी देख रहे हो कैसे पतला पतला चपटा चपटा टाइप का सेल्स है। क्यूबॉइडल सेल का बात करें, क्यूब लाइक होता है ना, क्यूब जैसा होता है, नाम ही से समझ में आता है। और अगर हम लोग कॉलमनर सेल का बात करें तो ऐसा कुछ लंबा टाइप का जो होता है वो सेल होगा। और अगर हम लोग इस मॉडिफिकेशन का बात करें, ये जो डी नंबर फिगर है, तो उसमें कॉलमनर सेल्स होता है बियरिंग सीलिया, यानी कॉलमनर सेल के ऊपर जो है बहुत सारा सीलिया प्रेजेंट है। तो हम लोग को फोटो समझ में आ गया कौन फोटो किस चीज़ के लिए है। तो आज हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं इस थ्योरी को। तो क्या लिखा है? स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। यानी स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है वो एक सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स का बना होता है विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, यानी कि इसका जो बाउंड्री देख रहे हो कैसे इरेगुलर टाइप का बाउंड्रीज है। तो यानी एक लेयर का बना होगा, सिंगल लेयर, पतला सा होगा, चपटा होगा, और इसके पास इरेगुलर बाउंड्रीज होगा। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेजल्स एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। यानी देखो तुम, इतना पतला है कि जो ब्लड वेजल्स का जो वॉल्स होता है, ठीक है, उस पर मिलेगा, और एयर सैक्स ऑफ द लंग्स यानी कि जो एल्वियोली ये सब जो होता है वो कितना पतला सा होता है, एक डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, पतला सा होता है, डिफ्यूजन टेक प्लेस करता है, तो उसमें प्रेजेंट होगा। एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। यानी इसके अंदर जो है डिफ्यूजन होगा, जैसे एल्वियोली में जो होता है उसके अंदर एयर वगैरह का डिफ्यूजन होता है, इसके अंदर भी ब्लड का जो O2 और ऑक्सीजन और CO2 ये सब होता है उसका भी डिफ्यूजन होता है। तो बेसिकली ये जो है फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री का काम करेगा। अब हम लोग आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। यानी इसके अंदर भी एक लेयर है, क्योंकि ये जब सिंपल सेल है, सिंपल एपिथेलियम है, तो एक ही लेयर होगा। कंपाउंड होता तब एक से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर सिंपल में भी क्यूबॉइडल का बात करें तो उसके अंदर क्यूब लाइक सेल्स जो है वो बहुत सारा प्रेजेंट होगा। दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। ये जो होता है कहाँ मिलता है? ये मिलता है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में। तो कभी भी पूछ देगा ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और नेफ्रॉन्स कहाँ होता है? इन किडनीज होता है। एंड इट्स मेन फंक्शंस आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका जो मेन फंक्शन होगा वो होगा सिक्रीट करना या फिर कोई चीज़ एब्जॉर्ब करना। जैसे कि ऑब्वियसली देखा जाए तो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में या तो कुछ सिक्रीट करता रहता है या तो कुछ एब्जॉर्ब करता रहता है। The epithelium of proximal convoluted tubule PCT of nephron in the kidneys has microvilli। यानी अगर PCT का बात करें, जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऐसा टाइप का होता है, ये वाला PCT होता है, ये लूप ऑफ हेनले होता है, और ये DCT होता है। तो अगर हम लोग PCT का बात करें
तो उसका क्या है, एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई, यानी उसके पास क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है, माइक्रोविलस होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, हम इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे जब अपना शॉर्ट नोट्स बताएंगे तो तुमको बहुत क्लियर हो जाएगा, अभी तुम लाइन का मतलब समझो बेसिकली। अब हम लोग कॉलमनर पे आते हैं, तो क्या लिखा है, द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, यानी लंबा सा सेल होगा और स्लेंडर यानी पतला लंबा टाइप का सेल होगा। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, इन लोगों का जो न्यूक्लियस होता है वो बेस की तरफ लोकेटेड होता है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, इसका जो फ्री सरफेस है उसके पास माइक्रोविलाई हो सकता है। तो तुम एक चीज़ देखे कि क्यूबॉइडल के पास भी माइक्रोविलाई हो सकता है, कॉलमनर के पास भी माइक्रोविलाई हो सकता है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, तो यानी कॉलमनर सेल कहाँ मिलता है, लाइनिंग ऑफ स्टमक में मिल जाएगा, यानी तुम्हारे पेट का जो स्टमक है वहाँ मिल जाएगा, और इंटेस्टाइन्स में जो है वहाँ मिल जाएगा। एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका भी फंक्शन क्या हो गया, सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन जो स्क्वामस था उसका फंक्शन कुछ और था, उसका था डिफ्यूजन बाउंड्री। If the columnar या cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium, यानी कि अगर सीलिया होगा फ्री सरफेस में तो उसको सीलिएटेड एपिथेलियम बोल देंगे। देयर फंक्शंस इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसका जो फंक्शन है वो कुछ पार्टिकल या म्यूकस जो है उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना होगा ओवर द एपिथेलियम, एपिथेलियम के ऊपर। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर सर्फेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन्स क्या हो गया, जैसे ब्रोंकियोल्स हो गया एंड फेलोपियन ट्यूब्स हो गया। तो इससे ना जाने कितना क्वेश्चन पूछ दिया है, मतलब इसका फेवरेट टॉपिक है ये। तो ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना कि सरफेस, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन जैसे कि ब्रोंकियोल्स हो गया या फेलोपियन ट्यूब्स हो गया, वहाँ पर पार्टिकल्स या म्यूकस को जो है एक डायरेक्शन में मूव करने का काम करेगा। फेलोपियन ट्यूब में देखो तो जो विली होगा, जो भी मतलब सीलिया वगैरह होगा, वो एग को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने का काम करेगा। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें तो क्या हो गया, सिंगल थिन लेयर होता है, ठीक है। फ्लैट एंड सेल्स होता है, इसका मतलब विथ होता है, विथ इरेगुलर बाउंड्रीज होगा, डिफ्यूजन सरफेस फॉर्म करेगा। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में मिलेगा, एयर सैक्स ऑफ लंग्स यानी कि अल्वियोली में मिलेगा। क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स होता है, सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में मिलता है, या ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज मिलता है। कॉलमनर की बात करें तो टॉल या फिर स्लेंडर सेल्स होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसका बेस में होता है। फ्री सरफेस में माइक्रोविली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, काम वही सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर में मिलेगा। अब हम लोग ब्रश बॉर्डर का बात कर ले, तो ब्रश बॉर्डर में देख लो माइक्रोविलाई होता है, ठीक है। माइक्रोविलाई का सेम काम, सिंपल सा काम होता है, सरफेस एरिया जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करना। अब तुम क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर का देखो तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पीसीटी इन नेफ्रॉन हो गया। और कॉलमनर का देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। अगर हम लोग सीलिएटेड का बात करें, सीलिएटेड मतलब ऑब्वियसली सीलिया ऑन फ्री सरफेस हो गया, इसका काम होगा मूव पार्टिकल या फिर मूव म्यूकस जो है उसको एक डायरेक्शन में मूव कराएगा। इसका जो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, जैसा कि हम बताएं तो ब्रोंकियोल्स में हो सकता है और फेलोपियन ट्यूब्स में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्यूबाइडल होता है, यहाँ पर कॉलमनर होता है। तो ये बेसिकली नॉलेज है, इसको याद रखना, ठीक है। अब हम लोग वापस से आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के हम लोग क्या देखेंगे, चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं ये वाला। इसमें तुम्हारा आ जाता है क्या लिखा है, सम ऑफ द कॉलमनर और द क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, यानी कुछ कुछ कॉलमनर सेल या फिर क्यूबॉइडल सेल जो होता है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है क्या करने के लिए, सिक्रीट करने के लिए, कोई कोई चीज़ सिक्रीट करेगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का नाम दे देंगे। और क्या पर क्या लिखा हुआ है, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीका का होता है। एक हो गया यूनिसेल्यूलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंड्यूलर सेल्स, एक तरह होता है, एक तरीका हो गया यूनिसेल्यूलर जिसके पास होता है आइसोलेटेड ग्लैंड्यूलर सेल, यानी एक अकेला ग्लैंड्यूलर सेल्स होगा। उसका एग्जाम्पल हो गया गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। याद रहे ये पीवाईक्यू में इतना बार पूछा गया है, तो याद रहे कि ग्लोबलेट सेल्स जो होता है, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, वो एक यूनिसेल्यूलर जो है ग्लैंड्यूलर सेल है। दूसरा तरीका हो गया, इसका दूसरा टाइप हो गया, वो हो गया मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर में क्या आ गया, कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर यानी बहुत झुंड होगा ऑफ सेल्स। क्या उसका एग्जांपल क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड उसका एग्जांपल हो गया। On the basis of mode of pouring of their secretions, glands divided into two categories, namely exocrine and endocrine glands. तो याद रहे, अगर हम लोग इसका डिवीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन कर दे, मतलब किस मोड से जो है अपना सिक्रीशन उस बॉडी पार्ट में पोर कर रहा है, उसको अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन में ले तो उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हो गया एक्सोक्रीन, एक हो गया एंडोक्रीन।
तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम यहाँ पर एक चीज़ देखो कि एक्सो का मतलब होता है कोई चीज़ अलग से ले जा रहा है, ठीक है, अलग से ले जा रहा है यानी कि कोई अलग रूट से अकेला करके ले जा रहा है। एंडोक्रीन यानी कि नॉर्मल जो है अंदर में जो है अपना सिक्रीशन छोड़ दे रहा है। तो याद रहे कि एक्सोक्रीन में जो होता है डक्ट्स प्रेजेंट होता है क्योंकि अलग करके ले जा रहा है। एंडोक्रीन में नॉर्मली जो है ब्लड के अंदर ही छोड़ देता है अपना हार्मोन्स या फिर जो भी सिक्रीशन होता है। तो अगर हम लोग उसका एग्जाम्पल देखें आगे बढ़ के, तो एक्सोक्रीन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, एक्सोक्रीन ग्लैंड जो है म्यूकस सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, ईयर वैक्स, ऑयल्स, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करता है, एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारा तरीका का सेल प्रोडक्ट जो है सिक्रीट करता है। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स, हम बताएं ना कि डक्ट्स या ट्यूब्स के थ्रू जो है रिलीज करता है। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब उसके मतलब ठीक ऑपोजिट देखा जाए तो एंडोक्रीन ग्लैंड जो होता है डू नॉट हैव डक्ट्स, इसके पास कोई डक्ट्स नहीं होता है। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन, इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग हार्मोन्स का नाम देते हैं, आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेरिंग द ग्लैंड, इसका जो है डायरेक्टली फ्लूइड में इसका सिक्रीशन छोड़ दिया जाता है और नॉर्मली जो है ग्लैंड के ऊपर इसका सिक्रीशन चला जाता है। और अगर हम लोग इसका क्या बोलते हैं, जो ये डायग्राम देखते हैं पहले हम लोग ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम वाला का, तो ये वाला जो डायग्राम है ये यूनिसेल्यूलर का डायग्राम है। ये यूनिसेल्यूलर ऐसा ग्लैंड है, कुछ गॉबलेट सेल या किसी चीज़ का डायग्राम होगा। और ये जो है ये एक मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड ग्लैंड का जो है एग्जाम्पल दिया है, कुछ सलाइवरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल्स हो जाता है। तो हम लोग ये एक्सोक्रीन एंडोक्रीन पढ़ लिए। आज उसको हम लोग शॉर्ट में एक बार देख ले कि एक्सोक्रीन जो होता है उसके अंदर डक्ट जो है प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल इतना सारा हम लोग पढ़े, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल्यूलर प्रोडक्ट्स। एंडोक्रीन ग्लैंड्स में जो होता है वो डक्ट्स नहीं होता है, और इसका जो सिक्रीशन होता है उसको हम लोग हार्मोन्स का नाम देते हैं। एक और तरीका जो थर्ड आ जाता है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चंस आया हुआ है, कि जो हेट्रोक्रीन ग्लैंड्स यानी कि हेट्रो मतलब क्या, अलग अलग, उसके अंदर एक्सो भी होता है एंडो भी होता है। उसका एग्जांपल हो गया पैंक्रियाज और गोनाड्स। गोनाड्स में ऑब्वियसली टेस्टिस एंड ओवरीज आ जाता है, लेकिन पैंक्रियाज जो होता है उसके अंदर भी दोनों तरीका का पोर्शन होता है, एक्सो एंड एंडो। तो एनसीईआरटी में सॉरी मतलब नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, तो उसमें पैंक्रियाज को जो है एंडोक्रीन ग्लैंड्स में एग्जाम्पल ले लिया था। तो इसलिए हम यहाँ पर पैंक्रियाज भी लिख दिए हैं और यहाँ एंडोक्रीन ग्लैंड्स मार्क कर दिए हैं। 2024 का ये पीवाईक्यू है। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड एपिथीलियम में। कंपाउंड एपिथीलियम जैसा कि हम लोग जानते हैं एक सेल नहीं बल्कि मल्टी मल्टी सेल से बनता है, मतलब मल्टी लेयर होता है। तो इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स से बनता है। एंड थस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अगर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना है तो एक लेयर होना चाहिए, इसके अंदर बहुत सारा लेयर है, तो इसका जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो तुम खुद ही सोचो अगर तुमको कोई चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए तो तुम क्या करोगे, बहुत सारा लेयर्स ऑफ उसके ऊपर सीमेंटिंग कर दोगे, लेयर्स ऑफ लेयर कर लगाते रहोगे, है ना, तो ताकि उसको चीज़ से प्रोटेक्शन मिल सके, है ना। तो इसीलिए जैसे कि स्किन वगैरह हो जाता है तो उसमें ये चीज़ काम आता है। अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, यानी कि केमिकल और मैकेनिकल दोनों तरीके का जो स्ट्रेसेस होता है उससे इसको प्रोटेक्शन देगा। दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन, स्किन का जो ड्राई सर्फेस होता है उसमें कवर होता है, जैसे कि हम बताएं स्किन का काम ही प्रोटेक्शन होता है। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, याद रहे मॉइस्ट सरफेस जो होता है बकल कैविटी का उसमें भी होता है ये प्रेजेंट। फैरिंग्स में भी प्रेजेंट होता है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स का जो इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स होता है वहाँ भी प्रेजेंट होता है। एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स का जो इनर लाइनिंग होता है वहाँ पर भी ये चीज़ प्रेजेंट होता है। देखो ये कंपाउंड एपिथेलियम है, इसके पास बहुत सारा मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स है, देखो ये लेयर ये लेयर ये लेयर, तो बहुत सारा लेयर्स ऑफ सेल्स मिल जाता है। तो ये समझ में आ गया, देखो हम यहाँ पर नोट्स लिखे लिखे थे, अब तुमको समझ में आएगा। टू और मोर लेयर्स होता है, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटेक्शन का रोल होता है इसका फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। इसका एग्जांपल हो गया ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स। ठीक है, ये नोट्स काफ़ी अच्छा है, तुमको समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग सेल जंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद अ लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, यानी हम जैसा कि बताएं एपिथेलियम में जो होता है बहुत कम लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो होता है, मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज, यानी कि ऑलमोस्ट हर एनिमल टिश्यूज में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स। इसके पास एक बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म का जंक्शंस होता है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बनाता है बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स। देयर आर सॉरी 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम। एपिथेलियम में और अदर टिश्यूज में जो है
तीन तरह का जो है सेल जंक्शंस प्रेजेंट होता है। तीनों का नाम हम तुमको बता दें क्या होता है। दीज आर कॉल्ड टाइट जंक्शंस, एक हो गया टाइट जंक्शंस, एक हो गया अडहेयरिंग जंक्शंस, एक हो गया गैप जंक्शंस। ठीक है, तो टाइट से ही मतलब को समझ में आ रहा है कोई चीज़ टाइटली बंद कर रहा होगा, क्योंकि उसको लीकेज से बचाना है। अडहेयरिंग का मतलब भी उससे मतलब से समझ में आता है। आदमी बोलता है ना अडहेयर टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन से चिपको, मतलब उससे अडहेयर करके रहो। तो इसका मतलब ये होता है कुछ चिपकाने विपकाने का काम कर रहा होगा। और गैप का मतलब है कि कोई चीज़ गैप हो जाता है तो उसको फिल करने का काम कर रहा होगा, है ना, हो सकता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। टाइट जंक्शंस हेल्प अस टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, यानी अगर कोई सब्सटेंस टिश्यूज के अक्रॉस लीक कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टाइट जंक्शन से बंद कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल कोई बोतल लीक कर रहा है तो उसको टाइटली बंद कर दो, उस टाइप से आदमी याद कर सकता है। अडहेयरिंग का मतलब बात करें तो अडहेयरिंग जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, मतलब अडहेयर करने के लिए क्या करता है, एक तरह का सीमेंटिंग कर देता है बिटवीन नेबरिंग सेल्स, ताकि वो एक साथ टुगेदर रह सके। गैप जंक्शंस का बात करें तो क्या होता है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी गैप जंक्शन जो है एक दूसरे के सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स। तो इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है उसको एक दूसरे से जोड़ के जो है कनेक्शन का काम करता है। फॉर व्हाट, फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, आयंस का ट्रांसफर, फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स का भी जो है ट्रांसफर का काम कर देता है। ये शॉर्ट नोट्स लिखा है, इसको पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए क्या। छोटा चैप्टर था तो हम सोचे कि चले एक आध क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो इसका क्वेश्चन कहीं पर है, हाँ देखो ये 2024 का ही जो है क्वेश्चन आ गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शंस एंड रोल इन आवर बॉडी। अडहेयरिंग जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, नहीं गलत गलत। ये जो कम्युनिकेशन का जो काम करता है वो कौन सा करता है, वो गैप जंक्शंस करता है। और हम लोग से यहाँ करेक्ट पूछा है तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप लीकेज सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकेज अक्रॉस द टिश्यू, यानी ये जो है ये सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शन पढ़ ले क्या लिखा है। टाइट जंक्शंस हेल्प टू परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, नहीं, ये तो अडहेयरिंग जंक्शंस करता है। गैप जंक्शंस हेल्प टू क्रिएट गैप बिटवीन द सेल्स, ये तो गलत बात कर दिया। गैप का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि गैप ही क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, एपिथेलियल टिश्यू वाला पोर्शन जो है बहुत अच्छे से खत्म हो गया। ठीक है, अब एक बार नोट्स पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कनेक्टिव टिश्यू। आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंटली एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, यानी कि बहुत अबंडेंट है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बहुत ही अलग अलग जगह भी पाया जाता है ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कनेक्टिव टिश्यू का ये खासियत हो गया। They are named connective tissue because of the special functions of linking and supporting other tissues या organs of the body, यानी कि ये लिंकिंग करेगा और सपोर्ट करेगा अदर टिश्यूज या ऑर्गन्स को इन द बॉडी, इसीलिए उसका नाम कनेक्टिव टिश्यू दे दिया गया, क्योंकि लिंकिंग भी करे और सपोर्ट भी करे। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज टाइप, ये बहुत सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से भी रेंज कर सकता है और जाके स्पेशलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी बन सकता है, यानी इसका जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। तो ये समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़े क्या लिखा है, विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज एंड ब्लड। तो कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे दिया है, ये कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गया, एडिपोज हो गया और ब्लड हो गया। ये कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन इसका बहुत सारा कैटेगरीज होता है, उसमें भी हम लोग आगे बांटेंगे। लेकिन पहले तुम एक चीज़ ये देखो कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड, हर तरह का कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट अगर हम लोग ब्लड में देखा जाए, देखो ब्लड जो होता है ना वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन वो थोड़ा लिक्विड विक्विड टाइप का होता है ना, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलाजन या इलास्टिन। तो सेल क्या करता है, एक फाइबर सीक्रेट करता है, क्या करता है, फाइबर्स सीक्रेट करता है, सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी कोलाजन और इलास्टिन का जो है वो एक तरह का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, उसी का फाइबर जो है सब कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो सीक्रेट करता है, लेकिन ब्लड नहीं सीक्रेट करता है। तो इसी बात पे एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ कोलाजन और इलास्टिन। तो कार्टिलेज जो है वो क्या है, वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है तो वो भी सीक्रेट करेगा। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी सीक्रेट करेगा। एडिपोज भी एक स्पेशलाइज सॉरी एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी सीक्रेट करेगा। लेकिन ब्लड जो है इन स्पाइट ऑफ बीइंग कनेक्टिव टिश्यू ये सीक्रेट नहीं करेगा। और एरियोलर टिश्यू जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है तो वो सीक्रेट करेगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी और ई। ए बी सी और ई कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। तो इसका आंसर जो है ये वाला जो है सही हो जाएगा।
एक चीज़ याद रखना, तुमको हम एक चीज़ बताएं कि यहाँ पर ना ये सारा चीज़ जो है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल दिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ ब्लड तो हटा दिए, लेकिन अगर मान लो ये लोग चालाकी करें और गलती से यहाँ पर कुछ स्क्वामस वगैरह लिख के दे देता अगर एपिथेलियम टिश्यू का एग्जांपल, तो हम लोग ब्लड तो हटाते ही हम लोग एपिथेलियल टिश्यू भी हटाते। तो एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये सब चीज़ ध्यान में रखना। समझ में आया? आगे आए। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज। अब ये फाइबर्स का काम क्या हो गया? स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रोवाइड करेगा, इलास्टिसिटी यानी टानने से टना जाता है वो वाला इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, और काफ़ी फ्लेक्सिबल रहेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। These cells are also secrete, मतलब ये these cells also secrete modified polysaccharides। ये cells जो होता है modified polysaccharide भी secrete करता है, which accumulate between the cells and the fibers, यानी cells और fibers के बीच में accumulate हो जाता है, and acts as matrix, यानी matrix की तरह act करेगा। matrix का मतलब ही होता है ground substance, यानी जिस मतलब बेसिकली जिसके अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन ये सब टाइप का टेक प्लेस करेगा। तो याद रखो कि ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करता है मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में। अब कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग देखा जाए, कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग 3 टाइप में क्लासीफाई कर देंगे, एक हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक हो गया स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये वाला तुमको समझ में आ गया। ये कनेक्टिव टिश्यू लूज हो गया, डेंस हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया, बहुत अबंडेंट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लिंकेज एंड सपोर्टिंग का काम करता है, और ये वाला भी तुमको अभी हम क्वेश्चन करा दिए हैं इसके ऊपर। अब आते हैं हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू पे। ठीक है, तुमको हम जहाँ दिखाएं वहीं देखना, बहुत ज़्यादा चीज़ इसके अंदर लिखा हुआ है लेकिन वो अभी देखने का चीज़ नहीं है, जब जो दिखाएंगे वही देखना। लूज कनेक्टिव टिश्यू का हम लोग बात करते हैं, तो उसमें लिखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। तो इसके नाम ही से समझ में आ रहा है कि भाई कोई चीज़ जो है वो लूजली अरेंज्ड होगा इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, सेल्स और फाइबर्स दोनों लूजली अरेंज्ड है इन सेमी फ्लूइड, जो है सेमी फ्लूइड किस्म का होगा ग्राउंड सब्सटेंस वहाँ अरेंज है। फॉर एग्जाम्पल इसका बात करें तो एरियोलर टिश्यू इसका एक एग्जाम्पल आ जाता है, और इसका एक एग्जाम्पल आ जाता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एरियोलर टिश्यू का बात करें तो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, यानी एरियोलर टिश्यू जो है वो स्किन के नीचे अंदर प्रेजेंट होता है। ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, यानी एपिथेलियम जो बाहरी परत है उसके नीचे मौजूद होगा, तो एक तरीका का फ्रेमवर्क, सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करेगा। इसके अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, इसके पास होता है फाइब्रोब्लास्ट होता है। फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स। देखो नाम से समझ में आ रहा है कोई ऐसा सेल जो कि प्रोड्यूस करेगा और सीक्रेट करेगा फाइबर्स को, यानी इसके पास एक फाइब्रोब्लास्ट हो गया, दूसरा इसके पास मैक्रोफेजेस हो गया, तीसरा इसके पास जो है मास्ट सेल्स हो गया। अब हम लोग एरियोलर टिश्यू का एग्जांपल देख लें, फोटो देख लें। ये देखो ये एरियोलर टिश्यू है, जैसा कि हम तुमको बताया इसके पास होगा एक फाइब्रोब्लास्ट। देखो फाइब्रोब्लास्ट इस किस्म का चीज़ हो गया जिसके अंदर बहुत सारा जो है कोलाजन फाइबर्स निकल रहा है। ठीक है, ये तो मौजूद होगा, ये तो मतलब होता ही है कनेक्टिव टिश्यू में। यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट हो गया और दूसरा मैक्रोफेज हो गया। देखो इस किस्म का मैक्रोफेज है जो कि फैगोसाइटोसिस करता होगा, है ना, इनगल्फ कर लेता होगा पार्टिकल्स को। ये तीसरा जो है इस किस्म का जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मास्ट सेल हो गया। तो हम लोग को एरियोलर टिश्यू का तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में एक एरियोलर टिश्यू था, एक एडिपोज टिश्यू था। तो एरियोलर टिश्यू समझ गए, अब एडिपोज टिश्यू भी जल्दी से समझ जाते हैं। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ऑब्वियसली लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, यानी ये भी स्किन के अंदर ही मौजूद है। These cells of this tissue are specialized to store fat। देखो इसके नाम से समझ में आ रहा है एडिपोज, यानी कोई चीज़ डिपॉजिट हो रहा होगा, है ना। तो डिपॉजिट क्या होता है? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ये सेल्स जो होता है फैट को स्टोर करता है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स, यानी जो न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा में आ जाता है जो कि इमीडिएटली यूज नहीं होता है उसको हम लोग फैट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू, एंड इस टिश्यू में जो है स्टोर कर लेते हैं। और जो एडिपोज टिश्यू पे भी देख लें, ये एक सेल है ना, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, है ना, उसके पास ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो इतना सारा एरिया है ये फैट स्टोरेज एरिया हो गया। तो एडिपोज टिश्यू भी हम लोग पढ़ लिए लूज कनेक्टिव टिश्यू का। अब हम लोग जब लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए हैं तो क्यों ना हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ लें, है ना। Fibers in the fibroblast are compactly packed in the dense connective tissue। देखो अगर किसी चीज़ को डेंस बनाना है तो ऑब्वियसली उसको हम लोग बहुत ही कंपैक्टली मतलब टाइटली जो है उसको पैक कर देंगे। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न, यानी इसमें जो कंपैक्टली पैक्ड होता है उसका दो पैटर्न होता है, एक इरेगुलर पैटर्न, एक होता है रेगुलर पैटर्न, एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। रेगुलर वाले को डेंस रेगुलर टिश्यू बोल देंगे, डेंस इरेगुलर वाले को डेंस इरेगुलर टिश्यू ही बोल देंगे।
In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. यानी डेंस रेगुलर की बात करें तो बहुत सारा पैरेलल वे में रेगुलरली अरेंज होगा, है ना. कनेक्टिव टिश्यू द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज, काफ़ी रोज के फॉर्म में प्रेजेंट होगा बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स. इसका एग्जांपल हो गया, एक हो गया टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन. याद रखना ये जो टेंडन होता है, देखो डेंस रेगुलर है, उसमें जो टेंडन्स होगा वो मसल टू बोन अटैच करेगा और जो लिगामेंट्स होता है वो बोन टू बोन अटैच करेगा. तुम सुनते होगे किसी का लिगामेंट टियर हो गया, है ना, तो याद रख लेना कि लिगामेंट टियर होने का मतलब ये हो गया कि दो बोन को जो चीज़ जोड़ रहा था लिगामेंट्स, वो टियर हो गया. तो वही चीज़ लिखा है, लिगामेंट्स विच अटैच बोन वन बोन टू अनदर बोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ द टिश्यू. अब हम लोग डेंस इरेगुलर टिश्यू को भी बात कर ले. उसमें लिखा है हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स. उसके पास बहुत सारा फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स होता है. मेनी फाइबर्स में बेसिकली मोस्टली कोलाजन का ही बात कर रहा है. दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, यानी अलग अलग तरीके से. देखो किस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ. तो बेसिकली काफ़ी इरेगुलर मैनर में ये जो है ओरिएंटेड है. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन. ये टिश्यू जो है स्किन में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ था कि डेंस कनेक्टेड टिश्यू में फाइबर जो होता है वो काफ़ी कंपैक्टली पैक्ड होता है, और फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो, और बहुत सारा कोलाजन फाइबर्स होता है वो ओरिएंटेड डिफरेंटली होता है. ये बेसिकली आपके स्किन में जो है वहाँ प्रेजेंट होता है. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यू में. तो यहाँ लिखा हुआ है कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गया एंड ब्लड हो गया. ये तीन तरह का जो होता है वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज, जो कि हम लोग बोलते हैं उसको स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज मतलब कुछ स्पेशल फॉर्म ऑफ टिश्यू होगा, है ना. तो आज हम लोग इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं. इसमें क्या आता है, द इंटरसेल्यूलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाएबल. यानी कि इंटरसेल्यूलर मटेरियल जो होगा कार्टिलेज का वो कैसा होगा, सॉलिड होगा और प्लाएबल होगा. एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन को रेजिस्ट करता होगा. सेल्स ऑफ द टिश्यू, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलेंगे, ठीक है. कॉन्ड्रो मतलब कुछ कार्टिलेज से रिलेटेड होगा, और साइट्स का मतलब तो ऑब्वियसली सेल्स होता है. आर एंक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम. यानी कि एक स्मॉल कैविटी में इंक्लोज होगा विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम, यानी खुद से ही सिक्रीट कर रहा होगा ये मैट्रिक्स, ठीक है. कार्टिलेज सेल जिसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, और ये सारा कोलेजन फाइबर है. यानी कि तो उसका हम लोग डायग्राम देख के समझ गए कि किस तरीका का डायग्राम होगा, ठीक है. और कैसा होता है, सॉलिड होता है और प्लाएबल होता है. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रायो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन द एडल्ट्स. यानी कि बहुत सारा जो वर्टिब्रेट्स होता है उसके अंदर एम्ब्रायो के फॉर्म में देखा जाए, एम्ब्रायो मतलब बहुत छोटा जब होता है एकदम एम्ब्रायो के फॉर्म में, तब कार्टिलेज होता है. लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट हो जाता है तो वो बोन्स में जो है तब्दील हो जाता है. कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज. उसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ द नोज में प्रेजेंट होता है ना, आउटर ईयर जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, एडजेक्सेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है, एंड लिम्स एंड हैंड्स ऑफ एडल्ट्स में भी प्रेजेंट होता है ना. इतने सारे जगह प्रेजेंट होता है, देख लो. आउटर ईयर जॉइंट्स हो गया, एडजेक्सेंट बोन्स हो गया वर्टिब्रल कॉलम्स का, और लिम्स एंड हैंड्स में भी जो है कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है. और जो बोन्स देख लेते हैं, बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस. यानी कि हार्ड तो है, ठीक है, हार्ड तो उसके तरह हार्ड है, लेकिन इसमें क्या है, नॉन प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो कि रिच होता है, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर्स विच गिव्स बोन्स इज स्ट्रेंथ. यानी कि इसके पास कैल्शियम सॉल्ट्स होता है, कोलाजन फाइबर्स होता है, जो कि बोन को काफ़ी मजबूती प्रोवाइड करता है ना. इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी. यानी हम लोग को बॉडी में जो स्ट्रक्चरल देता है, फ्रेम देता है, वो कौन देता है, वो बोन्स ही देता है, कार्टिलेज नहीं देता है. बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. बोन्स जो है वो अंदर का सॉफ्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है. यहाँ पर क्वेश्चन भी आया था 2022 में, है ना. द बोन सेल्स, जिसको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलेंगे, ऑस्टियो का मतलब बोन हो गया, साइड्स का मतलब सेल्स हो गया, यानी बोन सेल्स, है ना, नाम सही समझ में आ गया. आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूनी. एक स्पेस में प्रेजेंट है जिसका हम लोग नाम क्या देते हैं, लैक्यूनी नाम देते हैं. तो इसका डायग्राम देखें तो हो सकता है ये लैक्यूनी होगा, है ना, हो सकता है ये लैक्यूनी होगा, और इसी के अंदर जो बोन का सेल्स है जिसको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलेंगे वो प्रेजेंट होगा. लिम्ब बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स. लिम्ब बोन्स का बात करें, जैसे कि पैर का जो लंबा वाला हड्डी होता है, सर्व वेट बेयरिंग फंक्शन. यानी कि वो जो फंक्शन प्रोवाइड, मतलब क्या उसका फंक्शन हो गया, वो वेट बेयर करने का काम करेगा, वो पूरा बॉडी का जो वेट है पैर का जो हड्डी होता है वो ले लेता है. अब यहाँ पर क्या लिखा है, दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल्स. ये स्केलेटल मसल से इंटरैक्ट करेगा, अटैच टू देम
टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। वो उसके अंदर जो अटैच्ड होता है स्केलेटल मसल्स उसमें इंटरेक्ट करेगा उससे और मूवमेंट्स जो है उसमें असर आएगा। द बोन्स मैरो ऑफ सम बोन्स, यानी कि कुछ कुछ बोन्स का जो बोन मैरो होता है इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, उसके अंदर जो ब्लड सेल्स होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये समझ में आ गया। अब आगे आए तो देखिए क्या लिखा है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, सेमी फ्लूइड ये सब नहीं है, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कंटेनिंग प्लाज्मा, उसमें प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है एंड प्लेटलेट्स भी मौजूद होता है। तीन चार तरह का चीज़ हो गया। It is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. ये जो होता है एक मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है जो घूमता है पूरे बॉडी में और ट्रांसपोर्ट ऑफ बहुत सारे सब्सटेंस का जो काम करता है, जैसे ये गैस हो गया, कुछ पार्टिकल्स हो गया, वो सब का काम करता है। ये देख सकते हैं हम लोग, आरबीसी का स्ट्रक्चर है, ये डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर है, ये प्लेटलेट्स का एक स्ट्रक्चर है ना। तो ये बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ाई कर लिए। अब इसी बात पे एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। हाँ, जो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लिखा है, बोन्स सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर टिश्यू, सही बात है। वेट बेयरिंग फंक्शन सर्व्ड बाय द लिम्ब बोन्स, सही बात है। द लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, नो। बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज टू स्टोर फैट, हाँ डिपोजिट करता है, स्टोर फैट्स। टेंडन्स अटैच बोन टू अनदर बोन, नहीं वो लिगामेंट अटैच करता है, लिगामेंट टीयर, याद है ना। तो इसके अंदर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी ए बी और डी जो है वो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए बी एंड डी, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आ जाओ हम लोग वापस से किस पे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग से हो जाएगा। हाँ, ये वाला भी हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, मास्ट सेल्स किस में होता है, मास्ट सेल्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में होता है, हम लोग पढ़े थे है ना। तो इसका हम लोग आंसर क्या लिख देंगे, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल का बात किया जाए तो आज जो पहले हम लोग देखते हैं ब्लड वाला। ब्लड क्या होता है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स का बात करें तो वो क्यूबॉइडल में आ जाता है। और अगर इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स का बात करें, जो उसका फेवरेट क्वेश्चन था, तो इसका सीलिएटेड एपिथेलियम में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का टू हो गया। ए का टू किस में आ जाता है, ये वाला कट गया, सॉरी ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। ए का टू, बी का कौन सा आ गया, बी का वन आ गया। तो यानी इसका आंसर जो है ये वाला जो होगा इसका आंसर हो जाएगा सी का फोर और डी का थ्री। तो ये हम लोग चारों क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग वापस से तो मसल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल अरेज, यानी बहुत लंबा लॉन्ग हो गया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया और पैरेलल जो है फाइबर्स अरेंज होगा। दीज फाइबर्स आर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स, इसके अंदर बहुत सारा जो है बहुत सारा फाइन फाइब्रिल्स प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग मायोफाइब्रिल्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये चीज़ का जो है स्ट्रक्चर हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दूसरे चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, तो हम लोग को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पैरेलल अरेंज फाइबर्स होता है जो कि कंपोज्ड ऑफ मायोफाइब्रिल्स होता है। अब क्या लिखा है, मसल फाइबर कैन कॉन्ट्रैक्ट, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब शॉर्टन हो सकता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, यानी स्टिमुलेट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, देन रिलैक्स यानी रिलैक्स होने वाली लंबा हो सकता है, एंड रिटर्न टू दर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, यानी वापस से अपना जो नॉन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है वहाँ पर भी आ सकता है। और एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में ये सारा चीज़ जो है होता रहता है। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, यानी ये जब होता है मस्कुलर टिश्यूज़ का मूवमेंट होता है तो बॉडी जो होता है वो बहुत अलग अलग पोजिशंस में आ सकता है और हम लोग का इन्वायरमेंट जो होता है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। गर्मी लग रहा है तो कहीं और चला जाएगा, ठंडा लग रहा है तो कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। एंड टू मेंटेन द पोजिशंस ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी का पार्ट जो होता है उसका पोजिशन को मेंटेन करता है। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, मसल्स की वजह से ही हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। मसल जो होता है वो तीन तरीका का होता है, मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। एक हो गया स्केलेटल, एक हो गया स्मूथ, एक हो गया कार्डियक। स्केलेटल से मतलब से समझ ही आ रहा है कुछ स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड होगा, स्मूथ से मतलब समझ आ रहा है कुछ अपीयरेंस वगैरह स्मूथ होगा, और कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट में रिलेटेड। तो लिखा है स्केलेटल मसल्स टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स, यानी स्केलेटल बोन से बहुत ज़्यादा क्लोजली स्केलेटल मसल्स जुड़ा होता है। इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, अगर बाइसेप्स का बात किया जाए नॉर्मल एक टिपिकल मसल्स में, तो स्ट्राइटेड यानी कि स्ट्राइप्ड स्केलेटल मसल्स होता है, यानी स्ट्राइप्ड फॉर्मेट में दिखता है, हम लोग को स्ट्राइएशंस दिखता है उसमें। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, यानी बहुत सारा पैरेलल मतलब जो होता है वो एक किस्म का बंडल बना के रहता है। इसको हम लोग आगे वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लोजेस अ सेवरल बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर, यानी एक बहुत टफ कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सारे बंडल फाइबर्स का होता है, एक साथ जोड़ के रखता है, एक साथ पकड़ के रखता है ना। वही लोग लिखा हुआ एक्टिव रोल इन मूवमेंट, ये सब सारा चीज़।
तो हम लोग स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ लिए। ये अटैच टू स्केलेटल स्केलेटल बोन्स होता है, स्ट्राइएटेड होता है यानी स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है, पैरेलली अरेंज होता है, वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी यानी कि हम लोग अपने मन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइमरीली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में जो होता है यानी मूवमेंट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत का जो मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है वो यही निभाता है। अब आते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स में, ठीक है। तो स्मूथ का नाम से मतलब समझ में आ रहा है कि देखने में स्मूथ होगा, ठीक है। हम एक रैंडम वीडियो मेरे नज़र के सामने आ गया था, वहाँ पर कोई दीदी पढ़ा रही थी, वो दीदी बोल रही थी कि स्मूथ मतलब हम लोग जैसे कोई खाना निगल लेते हैं, ठीक है ना, तो निगलते हैं तो बहुत स्मूथली अंदर चला जाता है ना, तो वो एक्सप्लेनेशन स्मूथ का ये दे रही थी। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअली वो रॉन्ग बोल रही थी। स्मूथ का मतलब होता है देखने में स्मूथ है, ठीक है। जैसे तुम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लो और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लो। उसको रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है दाना दाना के फॉर्म में, तो उसको एक किस्म का रफ अपीयरेंस देता है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई दाना दाना राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए देखने में स्मूथ रहता है, तो उसको स्मूथ बोलते हैं। तो यहाँ पर जो स्मूथ है ना वो देखने के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो आगे बढ़े। क्योंकि स्ट्राइएशंस नहीं होता है ना, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस नहीं होता है। तो स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स, टेपर मतलब कि एक से जाते जाते पतला सा हो जाता है, जिसको हम लोग फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं। एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशंस, स्ट्राइएशंस नहीं शो करता है। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर, सेल जंक्शन उसको एक साथ पकड़ के रखता है। एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टेड टिश्यू शीथ, यानी एक कनेक्टिव टिश्यू के शीथ में जो है उसको अच्छे से बंडल के फॉर्म में बंद कर दिया जाता है। द वॉल्स और द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, अगर हम लोग ब्लड वेसल्स का वॉल का बात करें, या फिर स्टमक का बात करें, या फिर इंटेस्टाइन में जो होता है उसका बात करें, उसके अंदर यही सब टाइप का कंटेन्स दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यूज। इसको आज अच्छे से फॉर्मेट में क्या लिखा है, टेपर एट बोथ एंड्स, फ्यूजिफॉर्म हो गया, स्ट्राइएशंस नहीं होता है, सेल जंक्शन उसको एक साथ जोड़ के रखता है, और बंडल्ड इन द कनेक्टिव टिश्यू शीथ और इनवॉलेंट्री होता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन का जो होता है उसके वॉल्स में जो है प्रेजेंट होता है। तो लिखा हुआ है स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, मतलब हम लोग अपने मन से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एज देयर फंक्शंस कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, हम लोग डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेयरली बाय थिंकिंग अबाउट इट, हम लोग सोचेंगे कि अंदर का इंटेस्टाइन हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कर ले या मूव कर ले, तो हम लोग नहीं कर सकते। एज वी कैन डू विद द स्केलेटल मसल, जैसा कि हम लोग स्केलेटल मसल से कर सकते हैं। अब आते हैं कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल्स टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। ये कार्डियक टिश्यू जो है ये सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होता है। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। सेल जंक्शन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ लेता है और क्या करता है, एक साथ जोड़ के रखता है कार्डियक मसल्स, एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, एक साथ जोड़ के रखता है। कम्युनिकेशन जंक्शंस इंटरकैलेटेड डिस्क, जैसे कम्युनिकेशन जंक्शन जो होता है जिसको हम लोग इंटरकेलेटेड डिस्क भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 2021 का पीवाईक्यू है। एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट, यानी कि कुछ कुछ फ्यूजन पॉइंट्स में जो ये जो इंटरकेलेटेड डिस्क होता है ये क्या करता है, सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है एज ए यूनिट, मतलब एज अ होल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में कुछ मतलब मदद करता है। तो वही लिखा है व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक सेल को जब सिग्नल मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट करने का, इट्स नेबरिंग सेल इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके अगल बगल का जो सेल्स होगा वो भी स्टिमुलेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये एज अ यूनिट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। कौन इसका हेल्प करता है, इंटरकेलेटेड डिस्क, यानी कम्युनिकेशन जंक्शन जो होता है वो इसका हेल्प करता है करने में, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा डायग्राम देख ले, तो इसका जो ये जो हमारा स्केलेटल मसल सेल्स है इसके पास क्या है, स्ट्राइएशंस है, और ये देख सकते हो अनब्रांच्ड है ना, और इसके पास न्यूक्लियस भी यहाँ प्रेजेंट है। और ये कहाँ मिलता है, ये बाइसेप्स में मिलता है। और अगर हम लोग ये स्मूथ मसल टिश्यू का बात करें तो ये जो होता है स्मूथ मसल फाइबर्स होता है जो कि फ्यूजी फॉर्म होता है, टेपरिंग एट एंड्स होता है, इसका एग्जांपल्स ये सारा बता दिए थे। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये भी अनब्रांच होता है जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर कार्डियक मसल का बात करें तो इसके पास स्ट्राइएशंस तो होता है, ठीक है, न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन ये जो होता है, सॉरी यहाँ पर मन ब्रांच लिख दिए, इसको मिटा देते हैं जल्दी से। ये जो है ये ब्रांच है, ठीक है ना, देख सकते हो ना, ये ब्रांच के फॉर्मेट में अलग अलग लिखा हुआ है। जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, बहुत सारा सेल्स के बीच में जो जंक्शन आता है इंटरकेलेटेड डिस्क, उसका एग्जाम्पल है, और ये सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होता है। तो हम लोग का क्या हो गया, मस्कुलर टिश्यू खत्म हो गया। आज हम न्यूरल टिश्यू देखते हैं, ठीक है। इसके न्यूरल टिश्यू के ऊपर भी एक नया चैप्टर ही बना हुआ है, तो उसको हम लोग भी ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे।
न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, यानी चेंज कंडीशन होता है तो ज़्यादा जो हम लोग का जो न्यूरल सिस्टम होता है वो ज़्यादा कंट्रोल एक्सर्ट करता है। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स, यानी जो न्यूरॉन्स होता है जो कि न्यूरल सिस्टम का यूनिट होता है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारा न्यूरॉन्स मिलके ही न्यूरल सिस्टम बनता है वो होता है एक्साइटेबल सेल्स होता है। द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, यानी न्यूरोग्लियल सेल्स जो होता है वो बाकी न्यूरल सिस्टम को कंसिडर करता है। यानी अगर न्यूरल टिश्यू देखा जाए तो वो न्यूरॉन से बना है और न्यूरोग्लिया से बना है। न्यूरॉन जो है वो यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम होता है और एक्साइटेबल सेल्स है। न्यूरोग्लिया जो होता है वो रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम जो है उससे फॉर्म होता है। उसका जो फंक्शन है प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन, उसका फंक्शन क्या हो गया कि ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करे और सपोर्ट करे। तो वही लिखा था, न्यूरॉन न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन वन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, यानी ये मोर देन वन हाफ यानी 50% से भी ज़्यादा ये होता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये चीज़ याद रखना, इन आवर बॉडी। व्हेन न्यूरॉन इज सूटेबली स्टिमुलेटेड, अगर न्यूरॉन को जब हम लोग सूटेबली स्टिमुलेट करेंगे, एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड, एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो है वो जनरेट होगा विच स्विफ्टली ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस स्विफ्टली ट्रैवल करेगा। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द न्यूरॉन्स एंडिंग्स, जब एंडिंग में न्यूरॉन के एंडिंग में या मतलब जो कोई डिस्टर्बेंस आएगा, एंडिंग को हम लोग बोल सकते हैं, और आउटपुट जोन, यानी एंडिंग या फिर आउटपुट जोन में कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो ट्रिगर्स इवेंट्स दैट में कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन, यानी या तो स्टिमुलेट कर देगा या तो इनहिबिट कर देगा, ये दोनों अपोजिट चीज़ है, ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स, यानी उसके अगल बगल का जो न्यूरॉन्स है उसमें या तो स्टिमुलेशन हो जाएगा या तो इनहिबिशन हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया, अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट कर देगा। और जो डायग्राम देख ले, ये एक्सॉन होता है ना, और ये वाला जो बड़ा सा चीज़ है क्या हो गया, सेल बॉडी हो गया, और इसके पास यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और इसके बाहर जो ये सब चीज़ निकल रहा है इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं, और बाकी जो ये सब तुम देख सकते हो साइड साइड में जो है ये न्यूरोग्लिया होता है। तो क्या हो गया, न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन विथ न्यूरोग्लिया, दोनों चीज़ का इसमें दे दिया गया। आज अब हम लोग पढ़ते हैं ये वाला ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में बहुत जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द बेसिक टिश्यू मेंशन्ड अबव ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स व्हिच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन सिस्टम जो है बना देता है। इससे क्या होता है, मोर एफिशिएंट होता है और बेटर कोऑर्डिनेशन करता है। तो वही चीज़ लिखा है, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट, काफ़ी एफिशिएंट होता है, एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ होता है, जैसा कि हम तुमको साइकिल वाला एग्जाम्पल से बताए थे, ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म, यानी मिलियंस ऑफ सेल्स होता है उसको बहुत अच्छे से एफिशिएंटली कोऑर्डिनेट करवाता है। ईच ऑर्गन इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू, यानी हर ऑर्गन को देखा जाए तो वो एक या एक टाइप से ज़्यादा के टिश्यू से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हार्ट को ले लिया जाए, आवर हार्ट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, यानी हम लोग के हार्ट में हर तरह का एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, चारों तरह का टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। We also notice after some careful studies that complexity in an organ and organ system displays certain discernible trend, यानी कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो एक तरीका का ट्रेंड फॉलो करता है, ठीक है। डिसर्नेबल ट्रेंड इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी ट्रेंड, इसको हम लोग एवोल्यूशनरी ट्रेंड भी बोलते हैं। इसका डिटेल हम लोग क्लास 12 का एवोल्यूशन वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बस ये लाइन याद रख लेना, ग्रीन से मार्क कर दिए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ 3 ऑर्गेनिजम्स एट द एवोल्यूशनरी लेवल्स, ठीक है। अब इसके बाद जो है 3 जानवर पढ़ाएगा, एक हो गया अर्थवर्म, एक हो गया फ्रॉग हो गया, एक हो गया कॉकरोच हो गया। अर्थवर्म तुम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फ्रॉग और कॉकरोच का जो लेक्चर है हम वो अलग से डाल देंगे। उसी का मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी इसमें पढ़ाने वाला है। मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी एंड ऑफ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नली विजिबल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी तो होता है वो स्टडी होता है फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल स्ट्रक्चर का। इन केस ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रेसाइजली मीन्स ओनली दिस, यानी मॉर्फोलॉजी जो है इसी को बोला प्लांट्स एंड माइक्रोब में। लेकिन अगर एनिमल्स का बात किया जाए, इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रिफर्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स भी देख लिया जाएगा इसके अंदर और बाकी पार्ट ऑफ द बॉडी भी देख लिया जाएगा इन एनिमल्स, अगर हम लोग एनिमल की बात करें। आगे लिखा है द वर्ड एनाटॉमी, अगर एनाटॉमी वर्ड का बात करें, कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, इसका जो हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, कन्वेंशनली यूज करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होता है, अंदर का जो ऑर्गन होता है उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए हम लोग एनाटॉमी वर्ड का यूज करते हैं।
In the animals, you will learn about morphology and anatomy of earthworm, cockroach and frog, representing invertebrates and vertebrates. इसके अंदर हम लोग vertebrates और invertebrates को भी रिप्रेजेंट करता होगा, अलग अलग चीज़ पढ़ने वाले हैं। ये जो फ्रॉग है ये वर्टिब्रेट्स को रिप्रेजेंट कर देता होगा मेरे ख्याल से, और ये सब जो है ये सब बेसिकली क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स को रिप्रेजेंट करता होगा। तो आज हम लोग समरी पढ़ने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। बॉडी को अच्छे से सर्वाइव करने में मदद करता है, डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिबिट करता है। The tissue is defined as a group of cells हो गया, along with intercellular substance performing one or more functions in our body। एक या एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करेगा। सेल्स एंड उसके इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। एपिथीलिया आर अ शीट लाइक टिश्यू, एक पतला सा शीट जैसा टिश्यू होगा, लाइनिंग ऑफ बॉडी सरफेस एंड इट्स कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है। एपिथीलिया हैव वन फ्री सरफेस ऑफ फेसिंग द बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड द एनवायरनमेंट, ये जैसे कि हम बताए थे। देयर सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड एट जंक्शन, जंक्शंस प्रेजेंट होता है और वहाँ पर कनेक्टेड होता है। बहुत सारे जंक्शन का बात किए थे, टाइट, एडहेरिंग और गैप जंक्शंस। डाइवर्स टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाइंड टुगेदर, सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट अदर टिश्यूज इन द बॉडी। तो इसका काम क्या हो गया, तो इसको हम लोग मार्क कर ले, क्या इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। डाइवर्स टिश्यू जो है बॉडी में क्या करता है, टुगेदर सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ करता है, प्रोटेक्ट देता है और इंसुलेट करता है अलग टिश्यूज को। सॉफ्ट कनेक्टेड टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन, फाइबर एज वेल एज वैरायटी ऑफ सेल्स अरेंज इन अ ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस में अरेंज होता है, प्रोटीन और फाइबर्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर। कार्टिलेज का बात किया जाए, बोन का बात किया जाए, ब्लड का बात किया जाए एंड एडिपोज टिश्यू का बात किया जाए, तो ये सब स्पेशलाइज्ड कनेक्टेड टिश्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ ये एक चीज़ देखो कि टेक्स्ट में तो बोला था कार्टिलेज, बोन और ब्लड, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों एडिपोज को भी एग्जाम्पल दे दिया है ना, तो इसमें भी हम लोग एडिपोज को भी मार्क कर लेते हैं। तो अगर एग्जाम में कुछ अलग सा क्वेश्चन दे दिया तो याद रखना कि यहाँ पर भी मेंशन हो चुका है। कार्टिलेज एंड बोन आर बोथ स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, ये कार्टिलेज और बोन जो होता है वो एक तरह का तुम देखते हो ना हार्ड किस्म का स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है। लेकिन ब्लड इज अ फ्लूइड टिश्यू विद ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, यानी ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड टिश्यू है जो कि फंक्शन उसका हो गया ट्रांसपोर्ट का। एडिपोज टिश्यू इज रिजर्वायर ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी, यानी एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या हो गया, एक तरीका स्टोर्ड एनर्जी का रिजर्वायर हो गया। एक चीज़ तुम देखो, अगर कोई रेगिस्तान में किसी ऐसे आदमी को रख दो जो कि काफ़ी उसके बदन में बॉडी में फैट है, एडिपोज टिश्यू है, तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक पास एक रिजर्वायर है ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। और अगर किसी पतले आदमी को रखो जो पतला है एकदम, उसके पास उतना फैट नहीं है, तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। मसल टिश्यूज़ का बात किया जाए, विच कैन कंट्रैक्ट यानी शॉर्टन हो सकता है, एंड इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन, अगर स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स देखा जाए तो वो शॉर्टन हो सकता है यानी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इससे क्या होगा, बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसमें काम आएगा। एंड स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स, और सिर्फ बॉडी नहीं, कुछ कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जैसे हाथ ऊपर उठा दिए, नीचे रख लिए, तो इसमें भी काम आएगा। स्क्लेटल मसल्स इन द मसल टिश्यू अटैच टू बोन्स, स्केलेटल मसल ऐसा होता है जिसमें जो टिश्यू मसल्स होता है वो किससे अटैच होता है, बोन से अटैच होता है, यानी स्केलेटल सिस्टम से अटैच होगा। स्मूथ मसल इज अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, स्मूथ मसल जो होता है वो एक इंटरनल ऑर्गन का कंपोनेंट होता है। कार्डियक मसल्स मेक अप द कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल्स, कार्डियक मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल्स फॉर्म करता है हार्ट का। क्या लिखा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यूज कवर्स ऑल थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू में ऑल थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यूज को कवर करता है। नर्वस टिश्यू जो होता है एक्सर्ट्स ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, तो ये चीज़ याद रखना है कि जो नर्वस टिश्यू होता है वो ग्रेटेस्ट कंट्रोल एक्सर्ट करता है। न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी न्यूरॉन जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है नर्वस टिश्यू। तो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम 2 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो दूसरा फ्रॉग या कॉकरोच के ऊपर था, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। और ये एक्सरसाइज हम काट के ले आए हैं, देखो हिल सकता है ये, ठीक है। तो हम इसको काट के ले आए हैं और हम लोग सिर्फ टिश्यूज़ वाला ही जो है पोर्शन कंप्लीट करते हैं। आ जाओ। बोलता है व्हाट आर द सेल्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये सेल्यूलर कंपोनेंट है, प्लाज्मा नहीं आता है इसमें। व्हाट आर द फॉलोइंग एंड वेयर डू यू फाइंड देम इन एनिमल बॉडी, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स ऑब्वियसली कार्टिलेज का सेल्स को बोलते हैं, और ये टिप ऑफ नोज और बाकी बाकी चीज़ जो हम लोग पढ़े थे वहाँ मिलता है। एक्सॉन्स की बात करें तो एक्सॉन्स क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स में जो निकला निकला होता है वो चीज़ होता है। और ये नर्वस टिश्यू में मिलता है। सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है वो क्या होता है, उसके बाद सीलिया होता है, वो ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब ये सब में मिलता है।
लिखा हुआ है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विद द हेल्प ऑफ टेबल डायग्राम्स। बहुत सारा तरह का एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ये सब होता है। इसका डायग्राम जो है तुम टेक्स्ट में से देख लेना। लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के पास एक लेयर होता है, कंपाउंड एपिथेलियम के पास मल्टी लेयर होता है। कार्डियक मसल का बात करें तो वो हार्ट में प्रेजेंट होता है। स्ट्राइटेड मसल्स का बात करें तो वो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है, और वो हार्ट में भी होता है और नॉर्मल स्केलेटल मसल्स में भी होता है। डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर का बात कर रहा है तो रेगुलर में रेगुलरली अरेंज होता है, डेंस इरेगुलर में इरेगुलरली अरेंज होता है ना, डिफरेंटली अरेंज होता है, याद है ना, इसके अंदर रोज एंड पैरेलल में अरेंज होता है। एडिपोज टिश्यूज का बात करें तो ये फैट स्टोरेज का काम करता है, और ब्लड टिश्यूज का बात करें तो ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्स ये सब का काम करता है। सिंपल ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड का डिफरेंस क्या हो गया कि सिंपल ग्लैंड में जो होता है कोई ब्रांचिंग नहीं होता है उसका डक्ट्स में, लेकिन जो क्या बोलते हैं कंपाउंड ग्लैंड होता है उसके अंदर ब्रांचिंग डक्ट्स होता है, बहुत सारे डक्ट्स होता है। और इसमें लिखा है मार्क द ऑड वन, इसमें से ऑड वन को मार्क करना है। तो इसमें है एरियोलर टिश्यूज हो गया, ब्लड हो गया, न्यूरॉन हो गया, टेंडन हो गया। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन है ना ये न्यूरल टिश्यू है, और ये जो टेंडन और ये सब बाकी चीज़ देख रहे हैं ना ये कनेक्टिव टिश्यूज है। तो इसके अंदर ऑड जो है वो न्यूरॉन हो गया। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन 2022 में पूछ दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, हाँ है। एडिपोज भी है, हाँ है। कार्टिलेज भी है, हाँ है। लेकिन न्यूरोग्लिया जो है वो नहीं है, वो न्यूरल टिश्यू आता है। तो तुम देख सकते हो एक्सरसाइज से डायरेक्ट ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया गया था। तो इसीलिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए हम फिजिक्स का भी ये क्या बोलते हैं समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर करवाते हैं बच्चों को। नंबर पॉइंट टू क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और कार्टिलेज में। तो इसमें कार्टिलेज ऑड वन आउट हो जाएगा क्योंकि ये सब ब्लड्स का पार्ट है, और ब्लड का पार्ट है, और ये कार्टिलेज तो कुछ और चीज़ रहता है। उसमें क्या है एक्सोक्रीन, एंडोक्रीन एंड सलाइवरी, ये सब जो चीज़ है ये सब एक तरीका का सिक्रीशन यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बात कर रहा है। लेकिन लिगामेंट जो है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं होता है। मैच द फॉलोइंग में देखो तो कंपाउंड एपिथेलियम का जो एग्जांपल यहाँ पर स्किन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑस्टियोसाइड है इसको बोन्स में मिलता है तो इसका बोन हो जाएगा। बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं है, बाकी तुमको पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम ये सब से मिल जाएगा। बाकी चीज़ तुम सब्सक्राइब वगैरह कर दो और टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो कर लो, और अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक।